हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजस्थान जी के ट्रेनिंग पर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। मैं आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ, संप्रेषण। इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम मोदी जी की तरह, जैसे मोदी जी 2 मिनट मन की बात करते हैं, हम भी उसी प्रकार 2 मिनट काम की बात करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि हाल ही में कोई भी एसटीसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, पीटीटी का नोटिफिकेशन जारी हो गया और फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। आप सोच रहे हो कि हम तो बीएसटीसी करेंगे, पीटीटी से हमें क्या लेना देना। मैं आपसे दोस्तों एक बात बोल दूं कि आपको पीटीटी का फॉर्म जरूर फिल करना है। जो विद्यार्थी बीएसटीसी करना चाहता है वो भी पीटीटी का फॉर्म भरे, क्योंकि उससे एग्जाम में बैठने का अनुभव होता है। एग्जाम कैसे दे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम कितने टाइम में सॉल्व कर पाते हैं। ये यानी कि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पीटीटी का फॉर्म भर के और पीटीटी का एग्जाम जरूर दे के देखना है। उससे ये होता है कि हमें जो एग्जाम को लेकर हिचकिचाहट रहती है वो हमारी खत्म हो जाती है, और हम किस प्रकार से जो क्वेश्चन आएंगे 200 क्वेश्चन, उनको किस प्रकार से कितने टाइम में कर लेंगे वो सब हम एक प्रकार से सीख जाते हैं। जो हमारे दिमाग में एग्जाम को लेकर टेंशन रहती है कि हम कैसे बैठेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, जो 12th पास होते हैं वो ऑब्जेक्टिव यानी कि जो ये कंपटीशन या फिर देखो तो बीएसटीसी वगैरह का पहला एग्जाम होता है, उनका जो मार्कशीट पर देंगे वो, तो ऐसे विद्यार्थी पीटीटी का फॉर्म जरूर भरें। तो ये तो बात हो गई हमारे तैयारी को लेकर भाई, कि हम पीटीटी का फॉर्म भरेंगे तो हमें क्या लाभ होगा हमारे एग्जाम में बैठने की। जो डर, एग्जाम को लेकर जो हमारा डर होता है कि कैसे क्या सॉल्व होगा, तो एक बार आप ये एग्जाम दोगे तो इसमें आप नो टेंशन रहोगे कि यार इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बीएसटीसी पास करनी है, पीटीटी से हमें कोई मतलब नहीं। तो हम जैसे नो टेंशन होकर पेपर देंगे तो हम पेपर देने का अनुभव होगा कि किस प्रकार से पेपर देते हैं हम। ये तो बात रही पेपर की कि पीटीटी का आपको क्यों फॉर्म भरना है और क्यों आपको एग्जाम देनी है। बीएसटीसी जो स्पेशल केवल बीएसटीसी करना चाहते हैं उनको पीटीटी से कुछ नहीं लेना देना, उनके लिए ये बात थी। अब बात करें बीएसटीसी के नोटिफिकेशन की, अभी तक कोई देखने को नहीं मिला, क्योंकि अभी तक जो बीएसटीसी 2022 अप्रूवमेंट के वाले जो फॉर्म है वो अभी तक सेकंड लिस्ट छूटी है उनकी, और उनको कॉलेज देंगे, ये करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, अच्छे से तैयारी करो, हमारे साथ जुड़ जाओ। हमारे चैनल पर सभी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, हिंदी की भी कर दी है, राजस्थान जीके की चली रही है, और मैं आपको शिक्षण अभिरुचि के बारे में अध्ययन करवाऊँगा। अब बात करें कि ईसीटी की एग्ज़ाम डेट 21 मई को रखी गई है। ये आपको 21 मई को होना तय है दोस्तों। आप इसमें बदल फेर की गुंजाइश ना करें कि ये एग्ज़ाम डेट खिसक जाएगी। आपको तो 21 मई मान के तैयारी करनी है, 21 मई को होगी। इस वजह से आप अच्छे से तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, हमारे साथ साथ जुड़े रहो चैनल के साथ साथ। दोस्तों हमने जो ये नई शुरुआत की है, जो हमने ये आज हमारे चैनल पर ये जो नई शुरुआत की है, उसका हम आपको बता दें कि इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि आप सभी को बीएसटीसी और पीटीटी में आपके घर के पास वाली कॉलेज मिले। इसे आप केवल हमारे साथ जुड़े रहे और कंटिन्यू आप क्लासें लें, ताकि आपको अच्छे नंबर अचीव हो और आपको घर के पास वाली कॉलेज मिले। दोस्तों हमने जो ये पहल शुरू की है, इसका एक उद्देश्य था कि जैसे शिक्षण अभिरुचि है, शिक्षण अभिरुचि में किसी भी आपके आसपास की जो कोचिंग होते हैं उनमें कोई भी इसका जो थ्योरी सेक्शन है वो कंप्लीट नहीं करवाते। वो केवल आपको जो इसके नोट्स होते हैं वो पीडीएफ के माध्यम से दे देते हैं और बोलते हैं कि आप पढ़ लेना, इसमें कुछ पढ़ाने की बात नहीं है, ये तो आप स्वयं कर लोगे, ऐसे वगैरह है। इसके जो टेस्ट वगैरह के जो होते हैं पीडीएफ मॉडल पेपर होते हैं वो सब आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा देते हैं, और कोचिंग वाले इसके लिए कोई अलग से टीचर नहीं रखते हैं, बोलते हैं आप ये तो स्वयं कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस कारण आप मेरे साथ जुड़िए। मैं शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड होती है उसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक एक टॉपिक को लेकर। हम एक टॉपिक की बात करेंगे, टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम उसके क्वेश्चन निकालेंगे कि इसमें किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि आपको दिख रहा है संप्रेषण। संप्रेषण, अब आप सोच रहे हो संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण दोस्तों इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बोलते हैं, कम्युनिकेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति कम्युनिस्ट से हुआ, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। कम्युनिस्ट शब्द कॉमन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समाचार देना या समाचार देना या बांटना। समाचार बांटना है, समाचार देना। समाचार देने में जैसे कि आपने कोई सूचना हुई, कोई ज्ञान हुआ, कोई भाव आप जो दूसरों को देते हो, वो सब इसमें समाचार देना या समाचार बांटने के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि आपके पास कोई ज्ञान है, उस ज्ञान को आपने किसी को दिया, जैसे कि एक शिक्षक देता है। आपके पास कोई सूचना है, मम्मी ने बोला बेटा उसको बुला कर लाओ, तो आपने वो सूचना ले जाकर उस व्यक्ति को दी जिसको मम्मी ने बुलाया है। ये सूचना वगैरह जो आपके पास ऐसी चीज़ें हैं, ज्ञान हो गया, भाव हो गया, सूचना हो गई, आदि चीज़ें जो हैं आप दूसरों को पहुंचाते हो, वो सारा उसमें संप्रेषण में आता है। हमने बात की है कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संप्रेषण की इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों कि संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। संप्रेषण का अर्थ होता है बातचीत करना। हमारी साधारण भाषा में बोले तो संप्रेषण का अर्थ होता है बातचीत करना, अपने विचारों को सहज भाव से अभिव्यक्त करना। जो अपने विचार होते हैं, मुझे लगा कि मैं इससे बातें कर रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या विचार हैं, अपने विचारों को सहज भाव से अभिव्यक्त करना, यानी कि किसी दूसरे को अपने जो खुद के विचार हैं उनको मैं किस प्रकार से दोहराऊँ, किस प्रकार से बताऊँ कि उनको अच्छे से समझ आए। दोस्तों इसमें विचार ही नहीं, विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं, आचरण, हमारा आचरण कैसा है, किस प्रकार से हम इन सबको अपने हाव भाव के माध्यम से या फिर
हाव भाव के माध्यम से यानी कि इशारों में या किसी भी प्रकार से हम अपने चेहरे के हाव भाव और हमारे हाथों के हाव भाव से हम आप दूसरों को अपने विचारों को समझा दें कि हाँ ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है, यानी कि विचारों को हम इस प्रकार से व्यक्त करें कि दूसरों को समझ आ जाए। ऐसा नहीं कि जैसे उदाहरण हो कि वास्तविक वास्तविक जो वास्तविक संप्रेक्षण है वो क्या होता है, अभी मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। दोस्तों आपको जो ये उदाहरण दिख रहा है, क्या इसमें लिखा है कि माँ बोल रही है क्या आपको खाना नहीं खाना, बेटा बोला नहीं नहीं, कोमा उसके बाद में खाना है, यानी कि आप मना कर रहे हो नहीं खाना है, माँ ने क्या समझा नहीं खाना। तो आप बताओ क्या इसमें वास्तविक संप्रेषण हुआ या नहीं हुआ? आप कमेंट करके बताओ दोस्तों कि इसमें वास्तविक संप्रेषण हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों जैसे कि आपने किसी दिन सोच लिया कि यार आज तो मैं ये काम करके फिर खाना खाऊंगा, जैसे मान लो कि आप पढ़ने बैठ गए और बोल रहे हो कि यार आज तो 11 बजे या 12 बजे तक मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में ही खाना खाऊंगा। तब आपसे माँ ने बोला कि क्या आप खाना नहीं खाओगे? फिर आपने बोला नहीं नहीं मुझे खाना है, यानी कि नहीं खाना है। आपने बोला कि नहीं मुझे तो क्या करना है, खाना है। पर माँ ने क्या समझा उसको, माँ बेचारी अनपढ़, उसने क्या सोचा, कौमा उमा का ध्यान नहीं दिया, बोला कि बाहर से कि नहीं खाना। अच्छा उसने सोचा कि नहीं खाना, ये समझ के उसने अपने जो बर्तन वर्तन है सब साफ कर दिया, रोटियां कुत्तों को डाल दी और जो सब्जी उब्जी थी वो भैंस को सांदी में डाल दिया, ठीक है, और वो अपने बर्तन वर्तन साफ करके सो गई। फिर आप 12 बजे उठकर देखते हो रसोई में आपको कुछ नहीं मिलते, सब खाली बर्तन वगैरह सब कुछ मिलते हैं। तब सोचते हो कि यार ये क्या हो गया है, तो आज का अनर्थ हो गया। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि इसमें वास्तविक संप्रेक्षण, इसमें क्या वास्तविक जो संप्रेषण है वो नहीं हुआ दोस्तों। इसमें संप्रेषण, इसमें इस उदाहरण में संप्रेषण नहीं हुआ। संप्रेषण में एक व्यक्ति के हाव भाव, एक व्यक्ति के जो विचार होते हैं वो दूसरे व्यक्ति को अच्छे से अपने हाव भाव समझ में आने चाहिए, तभी संप्रेषण संभव है, तभी संप्रेषण होता है, अन्यथा संप्रेषण नहीं होता। जैसे कि हमारे विचार हमारे हाव भाव कुछ अलग थे और जो समझने वाला था वो कुछ अलग ही समझ गया, तो उसमें संप्रेषण नहीं होगा दोस्तों। अब हम संप्रेक्षण के पक्ष के बारे में आपको बताते हैं, संप्रेक्षण के कितने पक्ष होते हैं। इससे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि संप्रेक्षण करने के लिए यानी कि बातचीत करने के लिए कितने व्यक्ति, कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है दोस्तों, ये बताओ आप मुझे कि हमें खुलकर बातें करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति अकेला बात करेगा तो उसे समाज पागल कहेगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि संप्रेक्षण के 2 पक्ष होते हैं। पहला होता है बोलने वाला और दूसरा होता है सुनने वाला। बोलने वाला यानी कि वक्ता, बोलने वाला क्या कहलाता है, वक्ता कहलाता है, और जो सुनने वाला होता है उसे श्रोता कहते हैं। इसी प्रकार जो सूचना देता है, जो क्या करता है, सूचना जो देता है उसे क्या कहते हैं, प्रेषक कहते हैं। हम सूचना देने वाले को प्रेषक कहते हैं। और जो सूचना जो ग्रहण करता है, सूचना जो ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं, सूचना ग्रहण करने वाले को ग्राही कहते हैं। यानी कि जो संप्रेषण करेगा उसे संप्रेषणकर्ता कहेंगे, जो संप्रेषण करेगा उसे क्या कहेंगे, संप्रेषणकर्ता। और जो संप्रेषण को ग्रहण कर रहा है, जो संप्रेषण को सुन रहा है उसे संप्रेषिती कहेंगे, संप्रेषिती। तो आपको शब्दों का अलग अलग जो शब्दों में जो डिफरेंट है वो आपको पता चल गया होगा कि वक्ता किसे कहते हैं, श्रोता किसे कहते हैं, प्रेषक किसे कहते हैं, ग्राही किसे कहते हैं, और संप्रेषणकर्ता कौन होता है, संप्रेषिती कौन होता है, ये सब आपको मैंने अच्छे से बता दिया। और मैं आपको बता दूं कि संप्रेषण करने के लिए, बातचीत करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अकेला व्यक्ति कुछ बात खुद से ही बातें कर सकता है, दूसरों से बातें नहीं कर सकता। इस वजह से 2 व्यक्ति होना जरूरी होता है, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। ये संप्रेषण का माध्यम क्या होता है, आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि हम संप्रेषण किससे कर सकते हैं, संप्रेषण क्या मशीन से भी हो सकता है, संप्रेषण किन किन से हो सकता है, संप्रेषण कैसे होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि संप्रेषण में सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से, लिखित रूप से या संकेतों अथवा अन्य साधनों यानी कि मशीनीकरण से के माध्यम से होता है। जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको कि चपरासी को घंटी बजाकर बुलाना, यानी कि हर दफ्तर में चपरासी होता है और जो दफ्तर में जो बाबू होते हैं वो चपरासी को आवाज़ नहीं लगाते, एक बैल आती है उसे जो वो दबाते हैं और ट्रन ट्रन की आवाज़ करती है और चपरासी उनके पास तुरंत आ जाता है। वो समझ जाता है कि मुझे हमारे साहब जो बुला रहे हैं वो किसी काम के लिए बुला रहे हैं, तो वो तुरंत पहुंच जाता है उसकी आवाज़ सुन के। यानी कि उसमें भी एक संप्रेषण हुआ है दोस्तों। संप्रेषण किसी भी माध्यम से हो सकता है, साधनों के माध्यम से मैंने बताया। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि संप्रेषण किसके माध्यम से हो सकता है, कैसे हो सकता है संप्रेषण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संप्रेषण का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है,
इसकी हम बात करें तो संप्रेषण का उद्देश्य होता है प्रेरणा देना, सूचना देना, सूचित करना। यानी कि किसी को सूचित करो, आप किसी को प्रेरित करो, भाई ये आप ये काम ऐसे करो, आप ऐसा पढ़ोगे तो इससे आपको ये लाभ होगा, यानी कि किसी को प्रेरित कर रहे हो। चेतावनी देना, किसी खतरे से बचाने के लिए किसी को चेतावनी देना। व्यवहार में परिवर्तन लाना, जो व्यवहार है व्यक्ति का वो किस प्रकार का है उसमें परिवर्तन लाना। दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना। एक संप्रेषण का बहुत ही अच्छा उद्देश्य ये होता है कि दूसरों के साथ हम अपने संबंध होते हैं उनको बहुत अच्छे बनाते हैं, कि हम उनसे बातचीत करते हैं तो संप्रेषण होता है, और संप्रेषण होता है बातचीत होती है, तो हमारा बातचीत के माध्यम से दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार होता है, हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और मित्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं। उनकी बातों से, विचारों को मिलने से, जो हमारे विचार होते हैं उनके आपस में मिलने से, ऐसे करने से अच्छे संबंध बन जाते हैं, हम एक कड़ी में जुड़ जाते हैं। सुझाव देना, यानी कि किसी को कोई कार्य करने के लिए सुझाव देना, तथा अधिगम को अर्थपूर्ण व समझ युक्त बनाना। यानी कि जब हम कुछ सीख रहे हैं उस अधिगम को संप्रेषण के माध्यम से अर्थपूर्ण, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं अर्थपूर्ण कैसे बनाऊँ, आप इसको किस प्रकार से सीखो, तो उसके लिए संप्रेषण करना, मेरा बोलना, मेरा समझाना आपको बहुत ही आवश्यक है, आपको समझाना बहुत ही आवश्यक है। समझ और इसको समझ युक्त बनाना, कि आपको किस प्रकार से समझ आए, इसके युक्त, यानी कि समझ युक्त बनाना, ये सब संप्रेषण के माध्यम से होता है। इसका संप्रेषण का यही उद्देश्य होता है कि कोई भी अधिगम हो, अधिगम को अर्थपूर्ण व समझ युक्त बनाना संप्रेषण के आदि उद्देश्य होते हैं। अब हम बात करें संप्रेषण की प्रकृति व विशेषताएं। भाई संप्रेषण की प्रकृति कैसी है और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। पहली संप्रेषण की पहली विशेषता, संप्रेषण एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि संप्रेषण का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसा कि मेरा उद्देश्य जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आए, और आपका उद्देश्य है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आए और वो आपको याद रहे, आप उसे सीखो, ये आपका उद्देश्य है। दोस्तों संप्रेषण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। संप्रेषण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया था कि संप्रेषण करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है। संप्रेषण करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। यानी कि संप्रेषण की बात करें द्विध्रुवीय प्रक्रिया कैसे है। संप्रेषण द्विध्रुवीय प्रक्रिया इस प्रकार से है, इसके दो पक्ष होते हैं। इसके दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है श्रोता, एक तो होता है इसका श्रोता, और दूसरा पक्ष होता है इसका वक्ता। इसके 2 पक्ष होते हैं। इस वजह से ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया होती है। संप्रेषण कला एवं विज्ञान है। संप्रेषण क्या है? कला है, विज्ञान है। संप्रेषण कला इस प्रकार से है कि मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ तो वो उसमें मेरी कला काम करेगी। संप्रेषण कैसे, मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, इसमें कला का प्रदर्शन होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, जैसे विज्ञान के दृष्टिकोण में, जैसे कि दफ्तर में घंटी बजाकर नौकर को बुलाया जाता है, ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संप्रेषण करवाया जाता है। इसमें मशीनीकरण का उपयोग किया जाता है जो कि विज्ञान से संभव है। संप्रेषण सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें मानवीय संबंध बनते हैं। संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया। हाँ दोस्तों, जिससे मानवीय संबंध बनते हैं, कि हम किसी से बातें कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो अच्छे संबंध बनते हैं, मित्रतापूर्वक व्यवहार होता है, वक्ता और श्रोता के दोनों के विचार आपस में मिलते हैं तो उनमें मित्रतापूर्वक व्यवहार हो जाता है और इससे अच्छे मानवीय संबंध अच्छे बन जाते हैं। अब बात करें हम संप्रेषण संप्रेषण अर्जित संपत्ति है। संपत्ति की बात करें, संपत्ति 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है जन्मजात संपत्ति, जन्मजात, और दूसरी होती है अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति होती है जो हम समाज से सीखते हैं, यानी कि जैसे धन दौलत, जैसे मैंने पैसे खुद ने कमाए तो वो हो गए अर्जित, यानी खुद ने स्वयं ने कमाए हैं तो वो अर्जित संपत्ति हो गई। और जो मुझे पैतृक, यानी कि पिताजी से, दादाजी से जो पैसे, जो संपत्ति मिली है वो हो गई जन्मजात या पैतृक संपत्ति। इसलिए संप्रेषण पैतृक या जन्मजात नहीं होता, संप्रेषण अर्जित होता है, जो स्वयं को समाज में रहकर समाज से सीखना पड़ता है कि संप्रेषण किस प्रकार से किया जाता है। ये सभी हम समाज में बैठकर ही संप्रेषण को अर्जित कर पाते हैं, सीखते हैं कि संप्रेषण एक दूसरे से बातें कैसे करें, किस प्रकार से हम उसके साथ व्यवहार करें, हम उसको किस प्रकार का हाव भाव दें कि वो हमें रेस्पॉन्स दे। ठीक है विद्यार्थी, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। आपको हमारे जो वीडियो के नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर PDF के रूप में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आप जाकर वहाँ से इनको डाउनलोड कर लें। हम नेक्स्ट क्लास में संप्रेषण के बारे में और अधिक बातें करेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है, संप्रेषण की प्रक्रिया के तत्व क्या होते हैं, आदि बातें करेंगे। और इसके बाद में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो करेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, संप्रेषण में कहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मैंने बताया कि संप्रेषण किस शब्द से बना है और वो किस भाषा का है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों।